नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज योजनाओं के बारे में जो कृषि मशीनीकरण के टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप आजीविका का पार्ट देखेंगे तो उसमें जो पहला वाला इकाई है, यूनिट है, उसमें डायरेक्ट बताया गया है कृषि मशीनीकरण। तो ऐसा नहीं है कि केवल मशीनीकरण को पूछेगा, मशीनीकरण पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है, परंतु उसमें से संबंधित जो योजनाएं हैं डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। इस योजनाओं को आप पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो, और अगर आप में से किसी को जो किसान भाई होंगे और उनको फायदा उठाना है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को जो है, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो दिया गया अपडेट है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, या जिस किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं बिल्कुल शेयर करिए। शेयर करने में कोई कंजूसी आपको नहीं करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। चलिए, एडीओ की जो आजीविका की ये 6वीं क्लास है मेरे द्वारा जो चल रही है, जिसमें हम बात करेंगे आज योजनाओं को। तो योजना जो है ऐसी है जो कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। मैं अभी भी आपको एक बार क्लियर कर दूं, मशीनीकरण का मतलब केवल हार्वेस्टर यूज करना, ट्रैक्टर यूज करना या आधुनिक पद्धति का हल यूज करना ही नहीं होता है। जो भी आप सिंचाई सुविधा विकसित करते हो, जो भी आपको कृषि को बढ़ावा देने के लिए मशीनों के माध्यम से जो भी आप काम करते हो या जो भी चीजें आप यूज करते हो, वो हर एक चीज कृषि मशीनीकरण में आता है। चाहे आप एक बीज डालने वाला उपकरण ही क्यों ना लो, चाहे स्प्रे करने वाला एक बोल सकते हो जो आता है पंपिंग करने वाला, या बोल सकते हो स्प्रे रहता है जिसमें दवाई वगैरह घोल के डालते हैं, वो भी एक मशीनीकरण में आता है। तो हर एक चीज मशीनीकरण है। तो मैंने कुछ योजनाओं को यहाँ पे उठाया है जिसमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं 90% है कि उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, मैं ऐसे कोई योजनाओं को देने वाली हूं आपको, तो बिल्कुल देखिए। जैसे पहला मैं बता दूं, ये सारे कृषि विभाग से संचालित है, कृषि से संबंधित है, तो कृषि विभाग से संचालित योजनाएं हैं, इसको ध्यान रखना। जैसे आपका केंद्र स्तर पे क्या बोलते हो आप उसको, कृषि एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऐसा करके बोल देते हो। यहाँ भी बोलते जैसे कृषि विभाग, कृषि एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, इस तरीके से बोल देते हो। तो ये सभी जो किसान विभाग है उससे समझ देते हैं। मेरे ख्याल से कृषि विभाग को केंद्र में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बोला जाता है, और राज्य में कृषि एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या मंत्रालय बोला जाता है। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जो भी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये दोनों जब योजनाओं को लागू करती है तो अपने कृषि विभाग के अंतर्गत, यानी कि मंत्रालय जो कृषि मंत्रालय है उसके अधीन जो विभाग रहेगा, वो पूरा उसके लिए नोडल एजेंसी का काम करता है। तो इसमें हम देखते हैं पहला योजना सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। ओके, ये जो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना है, अलग अलग योजनाओं का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो उद्देश्य जान लीजिए। सुनिश्चित सिंचाई मतलब सिंचाई जल के बेहतर उपयोग व नगदी फसलों को बढ़ावा देने, यानी कि आप जो भी सिंचाई के लिए जल यूज करते हो, पहली चीज उसका बेहतर उपयोग करोगे, और दूसरा नगदी फसलों को बढ़ावा देना मतलब जो गन्ना है या जो कपास है, ऐसे फसलों को बढ़ावा देने के लिए रहेगा। जिनमें आपका पहला तो शाकंभरी योजना है, सिंचाई के लिए है, ये भी किसान समृद्धि योजना भी है। उसके बाद तीसरा है लघु सिंचाई, ये नलकूप योजना बोलते हैं। और चौथा है लघुत्तर सिंचाई, जो तालाब वाला है वो योजना है। फिर पांचवा है हरित क्रांति विस्तार योजना, इसके अंतर्गत तालाब और चेक डैम जो बनते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो चेक डैम बनते हैं, और टारगेटिंग राइस फेलो एरिया के अंतर्गत जो चेक डैम बनते हैं, ये सभी सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना का पार्ट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो डायरेक्ट पूछ देगा कि सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में कौन सी योजना शामिल है, कौन सी नहीं है, या किस उद्देश्य से लाई गई है। इस प्रकार से अभी भी मैं बता रही हूँ। अब एमसीक्यू आना चालू हो गया है, और एमसीक्यू का आप लोग को जरूरत था तो वहां पे आपको मिलेगा। यहाँ आप डिटेल पढ़ो, बीच बीच में हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, है ना, या कुछ क्वेश्चन का बताऊं कैसा पैटर्न आ सकता है, तो इसके लिए आपको डिटेल वीडियो देखना ज्यादा जरूरी है। जब आप डिटेल वीडियो देखोगे ना, तभी आप एमसीक्यू को बहुत अच्छे से बना सकते हो। डायरेक्ट आप एमसीक्यू पे जाओगे ना तो एग्जाम के दिन आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप उसको डिटेल पहले पढ़ोगे देन एमसीक्यू बनाओगे ना, तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। इस बात को मेरा लिख के ले लीजिए आप।
चलिए बात करते हैं पहला शाकंभरी योजना की। उसमें से कुछ जो योजनाएं हैं उनको भी लिया हुआ है मैंने। शाकंभरी योजना क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा। पहले तो इसको याद रखो 2005 में शुरू हुआ था। 2005 मतलब वित्तीय वर्ष 2005-6 में इसके लिए बजट प्रावधान किया गया और शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है सिंचाई संसाधनों का विकास करना। ओके, सिंचाई संसाधनों का विकास करना मतलब आप जो हो नलकूप है, तालाब है, इस टाइप का, यानी कि सिंचाई संसाधन आप विकसित करोगे। अब उसमें लक्ष्य क्या है? छोटे और सीमांत कृषकों के लिए सिंचाई हेतु कुआं, है ना, उनके निजी स्रोत के लिए क्या बनाओगे आप? उनके घर में कुआं बनाओगे। उसके अलावा आप इसको क्या करोगे? इन कुओं का निर्माण के साथ साथ पंप भी दोगे, है ना। और सुनिश्चित जो सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना था उस पे और क्या करोगे आप? बढ़ावा दोगे उसको। तो ये सारी चीजें क्या है? लक्ष्य। पहला, सुनिश्चित जो सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना है उसका क्रियान्वयन करना। दूसरा, लघु एवं सीमांत कृषकों को फायदा पहुंचाना। तीसरा, उनके लिए कुओं का निर्माण करना और कुओं से जो है पानी पिलाने के लिए पंप प्रदाय करना। तो एक आप जोड़ के याद कर सकते हो। प्रावधान देखिए इसका, लघु और सीमांत कृषकों को 5 HP तक विद्युत सबमर्सिबल पंप, ओके, डीजल पंप और पेट्रोल पंप के क्रय पर 75% की जो छूट है जो अधिकतम 16,875 रुपए हो सकती है, यहां तक प्रदान करना। ओके, 5 HP का पंप रहेगा, सबमर्सिबल, डीजल, पेट्रोल, तीनों में से कोई भी हो सकता है। उसमें 75% अनुदान रहेगा और यह अधिकतम 16,875 या 16,875 रुपए तक हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। दूसरा है कुआं निर्माण पर 50%। ओके, पंप ज्यादा महंगा आता है तो 75% और कुआं जो है थोड़ा सस्ते में हो जाता है तो 50% छूट। ये भी 22,500 तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 16,875 5 HP पंप और जो है आपका 22,500 रुपए किसका? कुआं निर्माण के लिए अनुदान रहेगा। बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए सूक्ष्म सिंचाई योजना पे बात करते हैं। प्रारंभ हुआ है 2006 में। ओके, 2013-14 से इसको छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश के जो लघु सीमांत और अन्य कृषक है उनको सिंचाई के लिए हम क्या देंगे? स्प्रिंकलर या फव्वारा, जिसको बोलते हैं ना, ऐसे घूम घूम के सिंचाई करते रहता है, वो है सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर प्रदाय। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सूक्ष्म सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कब लागू की गई? सूक्ष्म सिंचाई योजना का प्रारंभ कब किया गया? सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को क्या लाभ दिया जा रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। भले मैं क्वेश्चन लिख के नहीं करा रही, बट मैं टाइम टू टाइम बता रही हूं, तो इस बात को बिल्कुल आप चाहे तो क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए लाभ क्या मिलेगा? तो जो कम पानी का हम उपयोग करके अधिक क्षेत्र को सिंचित कर पाएंगे। जो स्प्रिंकलर होता है ना, ऐसे फव्वारा सिंचाई, इसमें कम पानी में ज्यादा ऐसे घूम घूम के बहुत एरिया सिंचित हो जाता है, तो उससे हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और पानी का जो दुरुपयोग है ना वो कम हो जाता है। उसके बाद इसका अनुदान देख लीजिए। लघु सीमांत कृषकों को 70% मिलेगा, जिसमें से केंद्र का 33% यानी कि 33% और राज्य यानी कि स्टेट का 37% रहेगा। ओके, लघु सीमांत कृषक जो रहते हैं, छोटे कृषक रहते हैं, उनको 70% तक यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी। 33 सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और आपका 37 जो है स्टेट गवर्नमेंट देगा। और उसके बाद बाकी जो किसान है, बाकी जो फार्मर है, उनको 50% है ना, जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 27 और जो आपका राज्यांश रहेगा ये 23% रहेगा। ओके, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 23% कर लेना इसको। तो 33, 37, 27, 23। ओके, इसको बांट लेना। चलिए किसान समृद्धि योजना पे आते हैं। किसान समृद्धि योजना है, ये भी एक प्रकार का बोल सकते हो किसानों के लिए मशीनीकरण को बढ़ावा देता है। इसका पुराना नाम है इंदिरा खेत गंगा योजना। अब जानते हैं नाम तो चेंज होते रहता है। 2002 में इसको शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना, उसको बाद में नाम दे दिया गया किसान समृद्धि योजना। ओके, अब इसमें होगा क्या? तो किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, देखिए शाकंभरी सभी क्षेत्रों में बात करता है और उसी का एक पार्ट है किसान समृद्धि योजना। बोलोगे तो उसी के अंतर्गत मतलब
वैसे ही था। तो जो वृष्टि छाया क्षेत्र, जैसे हमारे यहाँ मैकल के आसपास के क्षेत्र, कवर्धा बेमेतरा वाला क्षेत्र, अगर वृष्टि छाया जिलों में अकाल की स्थिति होती है तो उनके निवारण के लिए नलकूप खनन का एवं पंप प्रदाय करना। मतलब वहां पे तो ऐसे भी सूखा पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, तो अकाल पड़ सकता है, तो हम वहां पे नलकूप की सुविधा देंगे और उसके लिए पंप भी देंगे। ओके, नलकूप खनन और पंप की सुविधा। सूक्ष्म सिंचाई और सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना 2021-22 में लाई गई योजना थी। सूक्ष्म सिंचाई और सौर सूक्ष्म सिंचाई, इसका डाटा हो सकता है पूछ दे। उद्देश्य क्या है, तो ये प्रदेश में जो है नदियों नालों पर जो जल है उसका उपयोग करना। सूक्ष्म सिंचाई और सौर सूक्ष्म सिंचाई, जो भी नदी नाले में प्रवाहित जल है वहां पे आप इकट्ठा करके उसको जो है क्या करोगे, सिंचाई के लिए उपयोग में लाओगे। तो ये दोनों जो है इसमें शामिल है। और इसके अंतर्गत कैसे है, तो देखिए 33 परियोजनाएं जो अनुमोदित की गई है ना, वो प्रदेश में 10,587 हेक्टेयर को सिंचित करेगा। देख लीजिए यहाँ पे जो अनुमोदित है, जैसे देखो प्रस्तावित 132 है जिसमें से 33 का अनुमोदन किया जा चुका है। इन अनुमोदित परियोजनाओं से लाभान्वित कितने होंगे, तो 10,587। ये ऐसे आंकड़े हैं जो है आपका अपडेट होते रहते हैं, तो एग्जाम देने से पहले एक बार और इसको देख के जाइएगा। ओके, 10,587 हेक्टेयर कितना तक लाभान्वित होगा, 10,587, है ना, और इसको ध्यान रखना। 10,587 जो है आपका हेक्टेयर क्षेत्र जो है इससे सिंचाई होगा, है ना। 33 जो परियोजनाएं हैं वो बोल सकते हो अनुमोदित की जा चुकी है, उन पे अभी काम चल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और आंकड़ा है, प्रस्तावित कितने हैं, 132। डायरेक्ट क्वेश्चन, अनुमोदित कितने हुए, 33। सूक्ष्म योजना में कितने हैं, 79, और जो है आपका 14 जिसमें से जो है वो अनुमोदित किए जा चुके हैं। और सौर सूक्ष्म योजना में जो है 53 प्रस्तावित था जिसमें से 19 पर काम चल रहा है। ओके, तो 132, 79, 53, 33, 14, 19 ऐसा याद रख सकते हो आप चाहो तो, है ना। 132, 79, 53, 33, 14, 19 ये कोड के रूप में याद कर सकते हैं आप, प्रस्तावित और अनुमोदित। तो पहला को सूक्ष्म योजना में लेना, दूसरा को सौर सूक्ष्म योजना में लेना। चलिए सौर सुजला योजना, ओके, इस पे बात कर लेते हैं। सौर सुजला योजना का आप जानते होंगे, जिस समय हमारे यहाँ राज्योत्सव के लिए जो है नरेंद्र मोदी आए थे ना, उस समय का बात है। तो सौर सुजला योजना 1 नवंबर 2016 से राजनांदगांव में शुरू किया गया। अब राजनांदगांव क्षेत्र जानते हैं आप, थोड़ा सा रमन सिंह का एरिया रहा है, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं वो। तो राजनांदगांव से 1 नवंबर 2016 को सौर सुजला योजना शुरू की गई थी। अब सौर सुजला योजना तो सौर पंप प्रदान करेंगे, तो रियायती दरों पर किसानों को हम क्या देंगे, सौर सिंचाई पंप देंगे। तो सौर सिंचाई पंप, एक तो आपको बिजली की खपत नहीं होगी, और वो तो सूर्य के पूरा मतलब प्रकाश पे निर्भर है ना, उससे चार्ज होते रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या कर पाओगे, सिंचित कर पाओगे। तो सौर सिंचाई पंपों को प्रदान करने वाली योजना है सौर सुजला योजना। याद रखना, इससे किसान जो है सिंचाई के क्षेत्र में सशक्त बनेंगे, टेंशन नहीं होगा। अब सौर से रिलेटेड है तो इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी, या फिर आप बोल सकते हो नोडल एजेंसी भी बोल सकते हो इसको चाहो तो आप, है ना। क्रेडा है, क्रेडा को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ऐसा पूरा नाम है इसका, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण। ओके, याद रखना। मिथिलेश स्वर्णकार ही थे अभी तक तो इसके क्या बोलते हैं अध्यक्ष बोल दो, अब बाकी आगे बदलेगा तो बताएंगे। स्वर्णकार सौर ऊर्जा, है ना, ध्यान रखना। लाभार्थियों का चयन कैसे करेगा, तो पंचायत जो है क्या करती है, जो कृषि विभाग होते हैं पंचायतों के अंतर्गत, या बोल सकते हो क्षेत्र में कृषि विभाग, तो उनके माध्यम से, उस कृषि विभाग के माध्यम से क्या करते हैं लोग जो है जाके वहां पे अप्लाई करते हैं, और कृषि विभाग फिर राज्य सरकार को भेज देता है। उसके बाद जब अनुमोदन प्राप्त होता है तो कृषि विभाग ही क्या करता है, ये पंपों का प्रदाय कर देता है। अब मैंने पंचायत का इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि जो खेती किसानी से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं वो पंचायत स्तर पर लोगों को उपलब्ध हो जाती। तो कृषि विभाग क्या करता है ना, अपने अपने क्षेत्र में जहां पे वो गठित रहता है वहां एरिया में, मतलब एक ब्लॉक के अंतर्गत कई प्रकार के रहते हैं, उसके माध्यम से जो है हो जाता है ये सब काम। तो ध्यान रखना इसको, इसीलिए योजना इंपॉर्टेंट है। योजना में बोरवेल और पंप ये दोनों मतलब शामिल रहेंगे, दोनों का जो है यहाँ पे काम होगा, बोरवेल भी होगा और पंप भी प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो है लक्ष्य जो है क्या है, तो 31 मार्च 2019 तक, यानी कि 16
से लेकर 19 तक, है ना, ये संपूर्ण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। अब देखो 2019 तक ही क्यों रखा गया, तो 2018 में होना था चुनाव, 2018 में चुनाव हुआ, है ना। अब कोई भी रहता है तो वित्तीय वर्ष तक रहता है, तो 31 मार्च हमारा क्या था, ईयर एंडिंग था, तो 31 मार्च 2019 तक संपूर्ण क्षेत्र में विस्तार की क्या की बनाई गई थी, नीति बनाई गई थी या लक्ष्य रखा गया था। अब इसमें अनुदान कैसे मिलता है, तो 3 HP और 5 HP दो प्रकार के मोटर मिलते हैं। HP मतलब हार्स पावर, अश्व शक्ति जिसको कहा जाता है, ये मोटर को मापने की एक इकाई होती है, उसकी क्षमता मापन की। तो 3 HP और 5 HP में अलग अलग जो है क्या मिलता है, अनुदान। जैसे 3.5 लाख की क्या है, 3 HP का कीमत है ना। 4.5 लाख किसका है, 5 HP का कीमत है, वो एक बाजार कीमत है। उसको जब किसान खरीदेगा तो या तो ST/SC खरीदेगा या OBC खरीदेगा, जनरल खरीदेगा। जैसे 3 HP 3.5 लाख का है तो ST/SC है तो 7,000 पड़ेगा, OBC है तो 12,000 पड़ेगा और जनरल है तो 18,000 पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखना है इसको। उसके बाद 5 HP का है, 4.5 लाख तक इसका जो है प्राइस है, मार्केट प्राइस, तो 10,000 पड़ेगा ST/SC को, 15,000 पड़ेगा OBC को और 20,000 पड़ेगा जनरल को। थोड़ा सा 5-6 हजार का फर्क है, ज्यादा नहीं है ना, तो याद रखना है इसको, है ना। तो ST/SC को कितना मिलता है, OBC को कितना मिलता है, जनरल को कितना मिलता है अनुदान, इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ओके, आते हैं हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। कृषि सिंचाई योजना ये महत्वपूर्ण है, ओके, सिंचाई वाला पार्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2015-16 में एक्चुअल में ये केंद्र सरकार ने शुरू किया था। हमारे यहाँ के 3 जो क्षेत्र है या 3 बोल सकते हो बड़े बड़े जलाशय, उनको जो है या सिंचाई परियोजना को ये प्रधानमंत्री का जो कृषि सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2015-16 में शुरू होने वाली ये केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75:25 की रहेगी, यानी कि जितना भी खर्चा आएगा 75% केंद्र देगा तो 25% उसका क्या देगा, राज्य देगा। 2015-16 की योजना, ओके। अब इसमें 2 चीजें आती है, एक जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें आएगा पहला माइक्रो इरिगेशन, ओके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में क्या, माइक्रो इरिगेशन। तो इसमें क्या होगा, माइक्रो इरिगेशन मतलब प्रत्येक बूंद से आप फसल पैदावार लोगे, यानी कि ड्रिप सिंचाई, जिसको आप क्या बोलते हो, टपक सिंचाई बोलते हो ना, वो, और स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि योजना में किसके अंतर्गत है, माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत है। अब इसके लिए क्या होगा, तो लघु एवं सीमांत किसान, देखिए जो भी योजना आती है लगभग लघु और सीमांत के लिए ही शुरू रहती है ना, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उनके लिए केंद्र और राज्य मिलकर क्या करेंगे, कुल 70% जो है अनुदान देंगे और बड़े कृषकों को 50%, मतलब लघु सीमांत है तो ज्यादा उनको प्रोत्साहित करना है तो हम उनको 70% तक सब्सिडी भी देंगे। अब 70% है तो 70% का 75% जो भी पैसा होगा वो केंद्र देगा और 25% कौन देगा, राज्य देगा। आप कैसे निकालते, देखो 75% का 70% का 75% ऐसे, है ना, और जो भी बचेगा उसको 25% जो है कौन देगा, आपका राज्य देगा। तो ये लघु सीमांत के लिए वो, बड़े को 50%, छोटे को 75 और बड़े को 50, ऐसा। शेष राशि जो रहेगी, जो भी बची खुची रहेगी, वो खुद व्यक्ति लेगा या ऋण लेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन खुद जुटाएगा उसको। अब इसमें देखो टोटल जो स्वीकृति है पर ड्रॉप मोर क्रॉप में माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत, हो सकता है राशि पूछ दे, 54,931.71 करोड़, है ना। तो याद रखना 54,931.71 करोड़ रुपए, तो बहुत बड़ी राशि होती है। 54,000 करोड़ रुपए, लगभग 55,000 करोड़ रुपए बोल सकते हो आप, कि राशि 5 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई थी, इसको ध्यान रखना। अब इसमें देखिए दूसरा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशन एंड IWMP। IWMP मतलब इसको मैं अलग टॉपिक पढ़ाऊंगी, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके लिए और अदर इंटरवेंशन के लिए। तो ऐसे क्षेत्र जो कम सिंचाई संसाधन वाले हैं वहां पे जल संरक्षण और संवर्धन के लिए इसको जो है अपनाया गया, मतलब वहां पे सिंचाई सुविधा विकसित करेंगे, जिसके लिए आप चेक डैम बनाओगे, परकोलेशन टैंक बनाओगे, फॉर्म पॉन्ड मतलब जो किसानों के खेत में तालाब बनाया जाता है ना, कुआं, है ना, या तालाब जो बनाया जाता है वो, या कोई भी अन्य
अन्य संरचनाएं हैं उसका निर्माण करोगे। तो चेक डैम, एनीकट, फॉर्म पॉन्ड, परकोलेशन टैंक, हर एक चीज जहां पे भी वाटर मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है वो हर एक काम करेगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पर क्रॉप मोर क्रॉप में अदर इंटरवेंशन या IWMP है, उसमें आप सिंचाई सुविधा को क्या करोगे, विकसित करोगे। तो उसका संरक्षण, जल संरक्षण संवर्धन के लिए पहले सिंचाई सुविधाओं का निर्माण करना है। तो आप जो जो चीज सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है वो सबको ध्यान रख लेना, ठीक है, इस चीज में आ जाएगा। अब 3 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ की जो भारत के 99 में से है, तो इसमें देख लो 99 में से 3 कौन है हमारे यहाँ, केलो। केलो मतलब रायगढ़ वाला केलो वृहद सिंचाई परियोजना जो 22,810 हेक्टेयर में कोई जो है लाभान्वित करेगी, 22,810। ओके, तो इसकी लागत है 81.41 करोड़ रुपीस। ओके, 81.41 है ना। खारंग सिंचाई परियोजना ये जो है 8300 हेक्टेयर पे है जिसकी लागत है 32.97 करोड़। मनियारी सिंचाई परियोजना जो है ये 11,515 हेक्टेयर पे लागत है 45.89 करोड़ रुपीस, है ना। तो इसको याद रखना, 22,810 है ना, 8,300 और 115 है ना, ऐसा करके याद कर लेना। और 81, 32, 45 ये पहले याद करना, फिर पॉइंट वाला। वैसे आजकल क्वेश्चन बहुत खतरनाक आते हैं, पॉइंट को ही चेंज करता है, बाकी पहला रख देता है। तो 81, 41, 32, 97, 45, 89 ऐसा पकड़ना। तो केलो खारंग मनियारी है ना, केलो खारंग मनियारी, केला खालो मनियारी, ऐसा कर याद करना। केला खालो मनियारी मतलब केलो खारंग मनियारी, है ना। उसके बाद पकड़ना तो 81, 41, 32, 97, 45, 89 ऐसे याद कर लेना। और ये हेक्टेयर को भी वैसे याद कर लेना, केला खालो मनियारी, ये 3 चीज याद रखना, ट्रिक टाइप का। चलिए, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट RAD क्या होता है। तो 2014-15 में भारत सरकार ने एक और चीज लाई थी, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। ये इसमें क्या है, ये जो है नेशनल मिशन फॉर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। मतलब यहाँ पे जो केंद्र सरकार योजना चलाती है ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, सस्टेनेबल ग्रोथ का, उसके अंतर्गत जो है RAD को शामिल किया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला पूछ सकता है, IMP क्वेश्चन है। ओके, RAD या रेनफेड एरिया जो डेवलपमेंट है वो किसका घटक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल उसको याद रखना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इसके अंतर्गत ही आएगा, ये क्वेश्चन उठा सकता है। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो जो वर्षा आधारित क्षेत्र है वहां पर एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाना, टिकाऊ और लाभकारी एवं जलवायु अनुकूल बनाना। इसका मतलब जहां पर भी क्षेत्र ऐसे हैं जो कि क्या है, वर्षा पर आधारित है, जहां पर खेती वर्षा पर आधारित होती है, वहां की क्षेत्र की उत्पादकता में आप वृद्धि करोगे, उस क्षेत्र का टिकाऊ और लाभकारी विकास करोगे और उस क्षेत्र को जलवायु के अनुकूल बनाओगे ताकि किसी भी जलवायु में वहां पर खेती की जा सके। इसीलिए इस RAD को या रेनफेड एरिया डेवलपमेंट को लाया गया। ओके, कृषक जीवन ज्योति योजना, ये भी पंप वगैरह से रिलेटेड है, देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2009, ओके याद करिएगा, 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे है ना, तो किसानों का कल्याण करना है। तो ये जो है 2 अक्टूबर 2009, ओके याद रखना, 2 अक्टूबर 2009 में शुरू किया गया था, है ना। अब ये छत्तीसगढ़ शासन ने क्या किया है, इसके अंतर्गत किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया। वित्तीय राहत कैसे, तो जो आप पंप वगैरह लेते हो, उसमें बिजली बिल देते हो, उसमें छूट वगैरह देने के लिए ज्योति मतलब बिजली, है ना। तो इसके लिए ये वित्तीय भार, ताकि उनको कम पड़े, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए, इसके लिए 2009 में ये योजना शुरू की गई थी। अब प्रावधान जो है 2 तरीके से, एक तो अस्थायी कृषि पंप है, दूसरा स्थायी कृषि पंप है। अस्थायी कृषि पंप कैसे, तो पात्र जो कृषक है उनको 3 HP तक में, है ना, जो कृषि पंप है उसके लिए बिजली बिल में 6,000 यूनिट तक छूट दिया जाएगा प्रति वर्ष। और जो है 3 से 5 अश्व शक्ति HP का मतलब पंप यूज करते हैं उनको साल में 7500 यूनिट का दिया जाएगा, है ना। तो ये जो है 3 HP तक 6,000, 3 से 5 में 7,500 जो आपका यूनिट जो बिजली है वो हर साल जो है छूट देगा। ये कैसा है, अस्थायी कृषि पंप पे।
स्थायी कृषि पंप में थोड़ा सा चेंजेस लाया गया नवंबर 2013 में। जैसे क्या होता है कि कुछ जो है ज्यादा एचपी का पंप यूज कर लेते हैं या कुछ लोग ज्यादा बिजली लेते हैं, तो उनके लिए तो क्या बोल रहा है, जो पात्र कृषक थे उनको फ्लैट रेट पर बिजली दिया जाएगा, है ना, पहला चीज। और यहाँ पर होगा क्या, जो विद्युत खपत है उनमें कोई सीमा नहीं रहेगी। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप क्या करो कि 6000 ही तक करो फिर आपको पूरा पूरा बिल देंगे। कहने का मतलब ये है 6000 यूनिट तक आपसे पैसा हम बिल्कुल नहीं लेंगे। उसके बाद 6000 यूनिट से अगर आपके पास ज्यादा हो जाता है तो फ्लैट रेट का विकल्प होगा, जिसके माध्यम से आपको कुछ एक न्यूनतम फीस जमा करनी होगी। जैसे सीमा उसकी कुछ नहीं रहेगी, उसके बाद आप कितना भी पैसा मतलब कितना भी यूज कर लो, और आप क्या करो 100 रुपए प्रति माह प्रति एचपी, ओके, प्रति माह प्रति एचपी की दर से क्या करोगे, आप बिजली बिल का भुगतान करोगे। जैसे मान लीजिए किसी वर्ष मैंने 6000 यूनिट जो है बिजली मेरे को मिल रही थी 3 एचपी में, और मैंने क्या करा कि ज्यादा यूज कर लिया, तो मुझे हर माह जितना मैं यूज करूंगी ना, वो हर माह 3 एचपी का है तो 300 रुपए, है ना, 300 रुपए प्रति माह मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है, क्लियर हो गया होगा आई होप मेरे को एग्जांपल से। उसके बाद 2018 में, अगस्त 2018 में एक और चीज लाया गया। यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे एक और फ्लैट रेट की सुविधा में अगस्त 2018 फ्लैट रेट की सुविधा जो लाई गई और इसका विस्तार किया गया। अब क्या किया जा रहा है, देखो, किसानों के सभी सिंचाई पंपों पर बिना पंप की क्षमता से सीमा के उपलब्ध कराई जा रही, यानी कि डायरेक्ट है कि आप यहाँ पे आपको पंप की क्षमता नहीं गिना जाएगा, बस आप क्या करो हर महीने जो है एक न्यूनतम भुगतान करो और सिंचाई पंपों का यूज करो। इस तरीके से जैसे 2013 में किया तो प्रति एचपी वो सीमित किया था, लेकिन अब क्या कर दिया था, वो अब पंप की क्षमता को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब बस एक न्यूनतम जो है एक फीस पटाओ बोल रहे हैं, समझ लो। उसके बाद अब इसके अंतर्गत करेगा क्या, अब ये सीधा सीधा बोल दिया, जैसे 5 अश्व शक्ति तक पंप है तो दूसरा पंप अगर आपको चाहिए, है ना, मतलब दूसरे वाला जो पॉइंट है वो सीधा बोल रहा है। जैसे मान लो एक आप यूज कर रहे थे, आपका एक तो फिक्स था, लेकिन 2018 में एक ऐसी योजना लाई गई कि आप एक जो पंप है वो चला रहे हो, उसके अलावा दूसरा पंप चलाते हो तो भी आपको एक न्यूनतम शुल्क ही देना पड़ेगा उसी कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आपको क्या है एक ही कनेक्शन आप ले सकते हो 3 एचपी तक का तो उसी का बिजली बिल दोगे, वैसा नहीं। आप 2 ठो 3 ठो 4 ठो जितना भी आप क्या कर सकते हो, आपको सीमा नहीं है, आप कितना भी क्या कर सकते हो, पंप यूज कर सकते हो, बस आपको पैसा देना पड़ेगा हर माह किसमें, बिजली में, है ना। तो जैसे अब ये आया 2018 में नया नियम, तो 5 अश्व शक्ति 5 एचपी तक का दूसरा पंप अगर लोगे तो 200 रुपए अश्व शक्ति प्रति माह जो है 200 रुपए प्रति अश्व शक्ति, ओके, प्रति अश्व शक्ति प्रति माह देना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। उसके बाद जैसे 5 अश्व शक्ति से अधिक है ना, तो प्रथम और द्वितीय पंप के लिए 200 रुपए अश्व शक्ति प्रति माह जो है दिया जाएगा, प्रति अश्व शक्ति प्रति माह, है ना। 5 अश्व शक्ति और 5 अश्व शक्ति से अधिक के तृतीय और पंप यूज करना है तो 300 रुपए लगेगा, ठीक है। मतलब द्वितीय तक के 200 रुपए था और भी पंप यूज करना है तो 300 रुपए अश्व शक्ति प्रति माह की दर से बिजली बिल का भुगतान होगा। वैसे ये पॉइंट तो उतना कूट उट में आ गए तो आ गया, मैं एक शॉर्ट में समझाती हूँ, है ना। पहले जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, 2018 में बदलाव हुआ तो आप क्या है एक पंप के अलावा दूसरा पंप भी चला सकते थे। तो 5 अश्व शक्ति तक सेकेंड पंप चलाओगे तो 200 प्रति एचपी की दर से दो आप प्रति माह पैसा। 5 से ज्यादा चलाओगे पहला और दूसरा पंप, है ना, तो 200 रुपए लगेगा। अगर आप 5 अश्व शक्ति से और 5 अश्व शक्ति से अधिक का तीसरा चौथा पंप लेते हो या 5वां 6वां पंप लेते हो तो फिर आपको 300 रुपए प्रति अश्व शक्ति प्रति माह बिजली बिल का भुगतान करना होगा, वो आएगा, ये गवर्नमेंट करती है, इसको बस ध्यान रखना अभी। और एसटी एससी है तो आपको छूट मिलेगा, इसमें क्या छूट, अधिकतम सीमा आपको विद्युत खपत की निर्धारित नहीं रहेगी। आते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे, ये क्या है इस पे देख लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसको। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में शुरू हुई, तो होगी क्या इसमें, कृषि एवं कृषि संबंधी योजनाओं के नियोजन और निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता और स्वायत्तता प्रदान करना। मतलब जितने भी किसान संबंधी कृषि संबंधी योजनाएं आ रही है उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, जिसमें आपको कठोर नियम नहीं लागू करने हैं, शिथिल करना है उसको, स्वायत्त बनाना है जो भी एजेंसी रहेगी उसको, जिससे किसान
किसान सीधे सीधे तौर पर वहां जाकर लाभान्वित हो सके या प्रॉफिट वो ले सके, उस चीज का जो है उनको फायदा हो सके, है ना। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लक्ष्य से इसको लाया गया। अब इसमें क्या क्या चीज है, इसमें जो चीजें स्थापित होंगी उस पर देख लेते हैं। 2 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, इसको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उर्वरक गुण नियंत्रण कहाँ करना है, रायगढ़ और राजनांदगांव पे, है ना। बायोपेस्टिसाइड गुण नियंत्रण कहाँ करना है, रायपुर। गुण नियंत्रण मतलब बायोपेस्टिसाइड का जो गुण है उसको, क्वालिटी को, है ना। नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में खोला गया, 3 ठोक नया, है ना। पौध संरक्षण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में रहेगा, है ना। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भी रायपुर में रहेगा। राजनांदगांव रायपुर में 5 संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। उसके बाद जो है रायपुर में कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा, है ना। उसके अलावा 26 स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा, कृषि विकास योजना के अंतर्गत लाया गया था। अब देखो इसमें क्या होगा, है ना। कहीं पे उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला होगा, तो कहीं पे बायोपेस्टिसाइड का, कहीं पे बीज का, कहीं पे पौध संरक्षण का, तो कहीं पे औषधि एवं गुण नियंत्रण जो है के लिए रहेगा, तो कहीं पे कृषि यंत्र के लिए रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मशीनीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी आता है। वैसे बहुत पुरानी योजना हो चुकी है और ज्यादा फेमस भी नहीं रही है, तो एकदम ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि इनको ये पॉइंट जो है ना, कहाँ पे किसको जो है लाया गया है वो हो सकता है काम आ जाए, है ना। उर्वरक रायगढ़ राजनांदगांव, बायोपेस्टिसाइड रायपुर में है, पौध संरक्षण का है रायपुर में, बीज गुण नियंत्रण रायपुर में। आप पकड़ोगे तो नवीन बीज कहाँ का शुरू हुआ, तो बिलासपुर, ऊपर अंबिकापुर, नीचे जगदलपुर, है ना। राजनांदगांव रायपुर में फिर औषधि गुण नियंत्रण वाला रहेगा, रायपुर में कृषि यंत्र का भी रहेगा, और फिर बाकी मिट्टी परीक्षण के लिए रहेगा। तो आप इसको छोटा छोटा पॉइंट में भी लिख सकते हो, वो डायरेक्ट पूछ देगा। कृषि यंत्रीकरण पर सब मिशन, ये क्या था जो है 14-15 में ही आया, सब मिशन मतलब उप मिशन एक प्रकार से। तो कृषि कार्यों को सुगमता पूर्वक और उचित समय में पूर्ण करने में उत्पादन में वृद्धि, ये मतलब है कृषि यंत्रीकरण पर सब मिशन योजना। मतलब कृषि यंत्रों को प्रदान करने के लिए जो भी योजना चल रही थी, वैसे तो स्पेशली योजना नहीं चलती है, पर ट्रैक्टर हार्वेस्टर सभी में छूट मिलती है कहीं ना कहीं, तो उनको जो है सपोर्ट देने के लिए एक सब मिशन योजना लाई। और इसके माध्यम से जो किसान है वो डायरेक्ट जो है कृषि का यंत्रीकरण करके सुगमता पूर्वक कृषि कर सकते हैं। उनको इजीली अपने खेतों पे फसल लेने में या उत्पादन करने में जो है आसानी होगी, उनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा और समय से उनका क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। तो जितना समय पे काम पूरा होगा, जितना कृषि कार्य में सुगमता होगी, उतना ही जल्दी उत्पादन होगा। तो इसको लाया गया था लघु सीमांत कृषकों के लिए। अब उनके लिए लाया क्यों गया, उनको उन्नत कृषि यंत्र क्या करेंगे, हम उपलब्ध कराएंगे, और इस उन्नत कृषि यंत्रों के माध्यम से जो ग्रामीण युवा है उनको भी स्वरोजगार मिलेगा। अब क्यों मिलेगा, तो जो कृषि यंत्रीकरण पर सबमिशन योजना थी ना, ये एक प्रकार से जैसे लीज पर आप लेते हो ना कुछ चीज काम करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, सेम वैसे ही एक योजना थी। तो इसके माध्यम से एक तो उन्नत कृषि यंत्र उनको उपलब्ध होगा, और जो भी व्यक्ति इन सेंटरों के माध्यम से कृषि यंत्रों को देगा, उनको एक प्रकार से स्वरोजगार मिल जाएगा, है ना। तो कृषि यंत्र सेवा केंद्र जिसको कहा जाता है, ये एक स्थापित होगा। 10 लाख रुपए प्रति कृषि यंत्र सेवा केंद्र के लिए दिया जाएगा। अब इसमें अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्र रहेंगे जहां से सेवा ले सकते हैं। तो सेवा देने वाले को रोजगार मिला, और सेवा जो लेने जाएगा उसको अब कृषि यंत्र मिल जाएंगे ताकि वो खेती बाड़ी कर सके। अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र जो है स्थापित किए जा चुके। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये परिवर्तनीय है डाटा, लेकिन अभी 2805 ही चल रहा है, ठीक है। 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र है जिसके माध्यम से लाभान्वित किए जा रहे हैं। किसान कॉल सेंटर, तो किसान कॉल सेंटर में आप क्यों कॉल करोगे, ताकि आपको कोई जानकारी लेना हो या आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करानी हो। तो 1551 पे जब आप जो है कॉल करोगे किसान कॉल सेंटर पे, तो वहां से आपको कृषकों को सहायता दी जाएगी, है ना। अब किसी विभाग क्या किया है कि कॉल सेंटर को स्थापित किया गया, तो जो किसान है अपने फसल से रिलेटेड, या उनको क्या कृषि यंत्र यूज करना चाहिए, क्या योजना उनके लिए चल रही है, जितने भी उनका समस्या है उसका त्वरित समाधान, मतलब तुरंत आपको कॉल सेंटर के माध्यम से समाधान मिल सके, इसलिए किसान कॉल सेंटर लाया गया। ये स्कीम लाई गई थी, याद रखेंगे इसको, ओके।
वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि सारी योजनाओं को मैंने समावेश किया हुआ है। जिनको जो है और स्पीड में देखना है स्पीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जिनको मेरी स्पीड तेज लगी होगी स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, किसान शॉपिंग मॉल है ना, निर्माण इसका 2010 में किया गया। 2.29 करोड़ रुपए इसकी क्या थी, लागत थी। चलिए, मैंने एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, जो कृषि मशीनीकरण है ना, कृषि मशीनीकरण के लिए एक योजना चलती है। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, कृषि मशीनीकरण के लिए स्पेशल योजना जो है ना, उस योजना के बारे में मैंने हल्का सा आपको पढ़ाया था, है ना। कृषि मशीनीकरण पर जो मिशन है उस योजना का नाम क्या है, आप शॉर्ट में जो लिखा जाता है उस योजना को वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख लीजिएगा। कृषि मशीनीकरण हेतु जो उप मिशन है या उप योजना जो है उसका नाम क्या है, आप वहां पे कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने सीरियस है। ओके, 2.29 करोड़ रुपए की लागत किसान शॉपिंग मॉल के लिए की गई। पहला राजनांदगांव में शुरू किया गया 2010 में, दूसरा महासमुंद में शुरू किया जा रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा, तो जो शॉपिंग मॉल रहते हैं ना, सारी चीजें एक जगह पे रहती है, वैसे यहाँ पे कृषि उपकरण, कृषि के प्रोडक्ट, खाद, बीज, पेस्टिसाइड, है ना, ट्रैक्टर पार्ट्स जो है, या छड़, सीमेंट, है ना, कपड़ा, उसके अलावा ज्वेलरी तक रहेगा वहां पे। मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स, टॉकीज वगैरह, रेस्टोरेंट, गार्डन, हर एक चीज वहां पर अवेलेबल होगी, हर एक चीज को अवेलेबल किया जाएगा। किसान शॉपिंग मॉल इसलिए कह दिया जा रहा है क्योंकि उस शॉपिंग मॉल में किसान के यूज की जो चीजें हैं या कृषि के यूज की जो चीजें हैं उनको एक प्रकार से डाल दिया गया है, तो अब किसान शॉपिंग मॉल बन गया है। जो शॉपिंग मॉल है वही किसान शॉपिंग मॉल बन गया है। आते ग्रामोत्थान योजना, इसकी जरूरत क्यों है हमें, तो ग्रामोत्थान योजना में क्या है, जो हमारे परंपरागत कृषि उपकरणों को चलाने वाले जो गाय बछड़े ये सब थे, मतलब बैल वगैरह, उनके लिए काम आएगा। गाय मतलब गोबर ओबर बाई प्रोडक्ट के लिए। अब ग्रामोत्थान योजना 2000 आपका 6-7 में शुरू हुआ। ग्रामोत्थान में करना क्या है, तो ग्रामोत्थान योजना में एक तो पंजीयन करने वाले हैं 15,709 लोग, है ना। अब इसमें होगा क्या, जो पशु है, पशु के नस्लों का सुधार करेंगे, है ना। नस्लों को सुधार करेंगे तो ज्यादा उससे हम काम लेंगे, जिससे किसानों की आय जो है बढ़ेगी, उनको आमदनी ज्यादा होगी, उनकी उत्पादकता ज्यादा बढ़ेगी। तो पशु नस्ल सुधार हेतु लाई गई योजना थी ग्रामोत्थान योजना 2006-7 में। 15,709 इसमें जो है पंजीकृत किए जा चुके हैं, है ना। अब इसमें जो है कृषि कार्यों के लिए जो है पशुओं को जो है उनकी नस्ल सुधार कर उनको ताकतवर और सक्षम पशुओं में जो है विकसित किया जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, ज्यादा उनसे काम ले पाएंगे। कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा, तो बधियाकरण कराया जाएगा। ये दोनों जो है इसके प्रमुख क्या है, उद्देश्य है या कार्यक्रम है, बोल सकते हो आप। चलिए, कृषि यंत्रीकरण योजना पे आते हैं। अब प्रदेश के जो लघु सीमांत किसान है उसको उन्नत कृषि यंत्र और ग्रामीण विभाग को, अच्छा ये डबल रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से, है ना। चलिए, डबल रिपीट हुआ है, परंतु मैं इसमें कुछ बता देती हूँ। वित्तीय सहायता 10 लाख रुपए दी जाती है ना कृषि यंत्र सेवा केंद्र में। इसकी संख्या देख लीजिए, 1040 जो है कृषि सेवा केंद्र है, यंत्र सेवा नहीं। कृषि सेवा केंद्र कितना, 1040, और 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र है। ओके, 1040 कृषि केंद्र, है ना, कृषि सेवा केंद्र 1040, और 2805 क्या है आपका, कृषि यंत्र सेवा केंद्र है। तो ये दोनों डाटा को वहां पे नहीं दिया था, यहाँ पे नोट कर लेंगे। ओके, 1040 कृषि सेवा केंद्र और कृषि यंत्र लगा दिया तो 2805। चलिए, डेयरी उद्यमिता विकास योजना पे आते हैं। 5 मिनट का क्लास और है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। डेयरी इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित करना। अब इससे काम क्या होगा, डेयरी उद्यमिता के लिए आप डेयरी इकाई को अगर प्रोत्साहित करते हो, एक तो आपको बाई प्रोडक्ट वगैरह मिल जाएंगे, और दूसरा ये भी आपका एक प्रकार से कृषि का पार्ट है। अब इसमें भी डेयरी उद्यमिता में क्या, दूध वगैरह निकालने के लिए तक तो आजकल मशीन पे उपलब्ध वो हो, आप डिपेंड हो। चलिए, अब इसमें क्या करेंगे, जो डेयरी उद्यमिता में बड़े बड़े हम पशुओं को लेंगे, है ना, पशुओं को लेंगे मतलब दुधारू पशु को लेंगे और उससे हम काम करेंगे, है ना। अब ये मशीनीकरण से कैसे जुड़ा, उसका दूध वगैरह निकालोगे, यहाँ तक कि गोबर साफ सफाई सब तो मशीन के द्वारा करोगे, ज्यादा बड़ा डेयरी लगाओगे, तो ये भी आता है। डेयरी इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। इसमें जो है 2 दुधारू पशुओं को, है ना, 2 दुधारू पशु खरीदोगे तो प्रति इकाई 1.40 लाख रुपीस, है ना, 1,40,000 रुपए प्रति इकाई, मतलब एक पशु के पीछे 1,40,000 रुपए सामान्य मिलेगा, मतलब दिया जाएगा। और सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को इस पर 50% जो है छूट दी जाएगी, और ST SC वाले लोग को 66.6% की दर से अनुदान दिया जाएगा। यानी कि इसको समझना, 1.40 लाख
ये प्रति इकाई लागत है, यानी कि 2,80,000 क्या है, 2 दुधारू पशु पे है ना। अब यहाँ से मान लो किसी को एक ठोक लेना है, 1,40,000 रुपए का एक पशु आया, अगर सामान्य वर्ग का है तो उसको 50% छूट मिला। 1,40,000 मतलब 70,000 रुपए क्या दोगे आप, दोगे तो 70,000 रुपए गवर्नमेंट देगा। लेकिन अगर वो ST SC का है तो इस 1,40,000 में 66.6% वो गवर्नमेंट देगी, और बाकी जो बचा हुआ है ना, वो कौन देगा, याद रखना 23.4% जो है आपका, बोल सकते हो 33.4% जो है आपको खुद वहन करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। और ये बैंक ऋण के माध्यम से ही व्यक्ति कर सकता है, जो बचत राशि हो रही ना, बैंक लिंकेज या बैंक ऋण के माध्यम से वो बाकी चीजों की आपूर्ति कर सकता है जितना उसको जरूरत पड़ेगी। सब्सिडी तो ऐसा मतलब ही होता है, थोड़ा बहुत देगा, पूरा नहीं देगा। कृषि सुधार हेतु जो विस्तार कार्यक्रम है आत्मा, इसको याद रखना, कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम आत्मा, ओके, आत्मा ऐसे लिखा जाता है, आत्मा, है ना। तो कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम है, इस पर बात करें तो इसका मैं थोड़ा सा बता दूं, एक्सटेंशन रिफॉर्म है, एक्सटेंशन रिफॉर्म योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और शैक्षणिक भ्रमण, है ना, फसल प्रदर्शन, कृषक समूह और खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण, है ना, किसान मेला, किसान वैज्ञानिक परिचर्चा, किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। ये इसमें आत्मा जो कार्यक्रम है ना, कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम, इसमें एक तो प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को, उनको राज्य के बाहर राज्य के भीतर घुमाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को समझ सके। उसके लिए संगोष्ठी, गोष्ठी, किसान मेला, या फिर उनके लिए किसान समूह का, या फिर शैक्षणिक भ्रमण दल का, या फसल प्रदर्शन का, या फिर खाद्य सुरक्षा समूह, अलग अलग। फसल प्रदर्शन से क्या पता चलेगा, वो ताकि वो जान पाएंगे ना कि कौन सा फसल हम लगाएं। किसान मेला में उनके लिए उपकरण उपलब्ध करा दिए आप, है ना, उनके साथ परिचर्चा कर रहे हो, वैज्ञानिक सुझाव उनको दे रहे हो, तो सारी चीजें एक तरीके से उनको ट्रेनिंग दोगे और शैक्षणिक भ्रमण दोगे, यही है आपका आत्मा कार्यक्रम। उसके बाद ग्रामीण इंटरनेट अधोसंरचना, अब इसका क्या काम, भाई घर बैठे इंसान यूट्यूब पे देखता भी तो है खेती कैसे करे। चलिए, ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी सुविधा के लिए भारत नेट परियोजना के माध्यम से हम इसको ग्रामीण इंटरनेट अधोसंरचना को विकसित कर रहे हैं। भारत नेट के माध्यम से ग्रामीण अधोसंरचना को विकसित कर रहे हैं हम एक प्रकार से, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी हर ग्राम पंचायत तक जा सके। अब इसमें 5,987 ग्राम पंचायतों में 32,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है बिछाया जा चुका है। ये प्लीज याद रखना, ये डेटा परिवर्तनीय है, मतलब जान सकते हो ये बिल्कुल इसमें चेंजेबल डेटा है, ये चेंज हो सकता है ना, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो 59-87 में 32,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया था। और नेट कनेक्टिविटी के लिए रायपुर में स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन SNOC, ये क्वेश्चन आ सकता है, SNOC की सुविधा या SNOC कहाँ पे स्थापित किया गया है, स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, ये जो है रायपुर में है, स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर SNOC कहा जाता है, ये रायपुर में स्थापित किया गया है ग्रामीण इंटरनेट अधोसंरचना के लिए। और 2020 में 3,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है ये भी इस पे बिछाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है हो सकता है दोनों से आ जाए, 2020 तक का डेटा, और ये नहीं आया तो ये SNOC, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारा, मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना। वैसे तो ये पेयजल के लिए है लेकिन काम का है। प्राकृतिक आपदा हो या कई जगह बीमारी है ना, जल जनित बीमारी या कुछ गंभीर समस्या है, तो मोबाइल संयंत्र, मोबाइल मतलब चलित संयंत्र है ना, मोबाइल मतलब मोबाइल, मोबिलिटी मतलब चलने वाले संयंत्र जो है दुर्ग या रायपुर के लिए एक साथ है, बिलासपुर और बस्तर संभाग के लिए संचालित है ना, 3 जगह के लिए है। इसमें पहला है राजीव गांधी सर्वजल योजना, जिसमें पैकेट वाटर का है, जैसे आप पैकेट वाटर पीते हो ना वैसे ही, है ना, फिल्टर प्लांट के माध्यम से जो पैकेज्ड वाटर है उसके लिए जो है ये अभिनव पहल माना जा सकता है कि राजीव गांधी सर्वजल योजना में पैकेज्ड वाटर जो है सप्लाई किया जाएगा। और इसमें दुर्ग संभाग की जो साजा है, साजा क्षेत्र जो है दुर्ग संभाग का, है ना, साजा आता है बेमेतरा क्षेत्र में, तो बेमेतरा साजा में जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था राजीव गांधी सर्वजल योजना, जो कि चलित संयंत्र पेयजल योजना का ही पार्ट है। फिर गिरौदपुरी में जो है 10 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके 90 करोड़ रुपए इसके लिए लाया गया, प्रावधान किया गया। 50,000 गांव की जो जनसंख्या है वो लाभान्वित होगी। सुपावेड़ा ये आपका काम का है, किडनी रोग से जो क्षेत्र प्रभावित है, जैसे गरियाबंद का देवभोग क्षेत्र में है सुपावेड़ा, उसके अतिरिक्त 8 ग्रामों में जो है ये सुपावेड़ा समूह जल प्रदाय योजना चल रही है।
फिर समुदाय आधारित स्वजल, ये आपका 10 आकांक्षी जिलों में चल रहा है। समुदाय आधारित 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से? बस्तर संभाग के 7 जिले, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और आपका महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव, ये 10 आकांक्षी जिलों में आपका समुदाय आधारित स्वजल योजना। तो मुख्यमंत्री जल संयंत्र पेयजल योजना के 4 पार्ट है, राजीव गांधी सर्वजल योजना, गिरौदपुरी धाम समूह पेयजल योजना, सुपाबेड़ा समूह पेयजल जल प्रदाय योजना और समुदाय आधारित स्वजल योजना। ये अलग अलग प्रकार का है। समुदाय, सुपाबेड़ा, गिरौदपुरी, राजीव गांधी, 4 पार्ट है, इसमें याद रखें। तो ये सारी चीजें जो है लगभग मशीनीकरण से रिलेटेड है, उसको बढ़ावा देने वाली है, जिस पर मैंने योजना लाई हुई है। योजना को अच्छे से देख लीजिए। उसका नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो पशुधन, जिस पर वीडियो के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। और हाँ, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, आलसी टाइप के पड़े हुए हैं, कृपया वो लोग नोट्स वगैरह बनाने पे ध्यान दें। और नहीं बनाते हो तो हमारे पास अल्टीमेटली ऑप्शन होगा लास्ट में, जब हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे वहां से आप ले सकते हैं। ओके, जिसके लिए आपको प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अभी क्यों नहीं दे रहे हैं हम? क्योंकि अभी अपडेट होने बाकी है कुछ कुछ चीजों में, और वो अपडेट आ जाएगा ना, उसके साथ आपको नोट्स मिलेगा, तो आप जो है ज्यादा अच्छा कर पाओगे। हाँ, उसके लिए एक न्यूनतम शुल्क लगेगा। ओके, जो कि आपका जो बनाने के ऊपर है, या जो भी चीजें आती है उस पर लगेगा। लेकिन उसके लिए रेडी रहो, या तो खुद से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और अच्छे से और नोट्स चाहिए तो फिर थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।